हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी एन एजोस्फीयर। सो हम क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर 3 पढ़ रहे थे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो हमारा आज का टॉपिक है एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ए थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। यानी एनोडाइजिंग एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, एल्यूमिनियम के ऊपर एक थिक ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है। एल्यूमिनियम डेवलप्स अ थिन ऑक्साइड लेयर व्हेन एक्सपोज टू एयर। तो एल्यूमिनियम के ऊपर क्या है, ये जो थिन ऑक्साइड की लेयर है कब डेवलप होती है, जब वो एयर के कांटेक्ट में आता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड कोड मेक इट रेजिस्टेंट टू फर्दर कोरोशन। और ये जो हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, जो एल्यूमिनियम मेटल के ऊपर क्या है, डेवलप हो गया, उसकी फॉर्मेशन हो गई है, वो क्या है, उसको कोरोशन से बचाता है, आगे की इसका कोरोशन ना हो। क्योंकि ये जो हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो क्या है, ऑक्सीजन जो कि एयर में प्रेजेंट होती है और जो एल्यूमिनियम मेटल है उसके बीच में एक बैरियर की तरह काम करता है, जो उस कोरोशन से बचाता है। द रेजिस्टेंस कैन बी इम्प्रूव फर्दर बाई मेकिंग द ऑक्साइड लेयर थिकर। अब ये जो रेजिस्टेंस है ये और ज़्यादा इम्प्रूव हो सकता है। कैसे हो सकता है? उस ऑक्साइड की लेयर को थिक बनाकर, यानी कि जितनी मोटी हमारी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर होगी उतना ही सेफ हमारा मेटल रहेगा, उस पर कोरोशन नहीं होगा। ड्यूरिंग एनोडाइजिंग ए क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल इज मेड एनोड एंड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। यानी कि एनोडाइजिंग के टाइम पर, मतलब जब हम क्या कर रहे हैं, एनोडाइजिंग का प्रोसेस कर रहे हैं, उस टाइम पर एक साफ एल्यूमिनियम के आर्टिकल को हम एनोड बनाएंगे एंड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। और वहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट क्या रहेगा, हमारा सल्फ्यूरिक एसिड रहेगा। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एज इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा। द ऑक्सीजन गैस इवॉल्व एट द एनोड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम टू मेक ए थिकर प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। अब एनोडाइजिंग के प्रोसेस के टाइम जो हमारा ऑक्सीजन गैस है वो एनोड पर रिलीज़ होगी और वो एल्यूमिनियम के मेटल के साथ में रिएक्ट कर कर एक मोटी सी प्रोटेक्टिव ऑक्साइड की लेयर की फॉर्मेशन कर देगी। दिस ऑक्साइड लेयर कैन बी डाइड ईजिली टू गिव एल्यूमिनियम आर्टिकल एन अट्रैक्टिव फिनिश। अभी हमारा जो है एल्यूमिनियम के मेटल के ऊपर ऑक्साइड की लेयर चढ़ चुकी है। अब क्या करते हैं, एल्यूमिनियम का अगर हमें कोई आर्टिकल बनाना है, ऑक्साइड की लेयर तो अनइवन कैसी होगी, रफ़ होगी, अनइवन सी होगी, तो उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए एल्यूमिनियम आर्टिकल्स को एक अट्रैक्टिव फिनिश देने के लिए उसको हम क्या कर सकते हैं, डाई कर सकते हैं। After performing activity 3.9, you must have observed that sodium is the most reactive of samples of metals taken here. तो जब हमने एक्टिविटी 3.9 को परफॉर्म किया तो हमने क्या ऑब्जर्व किया होगा कि जो सोडियम है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है जितने भी सैम्पल्स हमने लिए थे मेटल्स के। द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम इज़ लेस विगरस, इम्प्लाइंग दैट इट इज़ नॉट एज रिएक्टिव एज सोडियम। यानी कि जो हमारा मैग्नीशियम है उसकी जो रिएक्शन है वो कम विगरस है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो क्या है, सोडियम जितना रिएक्टिव नहीं है, यानी उसकी जो रिएक्टिविटी है वो सोडियम से कम है। बट बर्निंग इन ऑक्सीजन डज नॉट हेल्प अस टू डिसाइड अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ जिंक, आयरन, कॉपर और लेड। लेकिन सिर्फ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मेटल को बर्न करना उसकी रिएक्टिविटी को नहीं दर्शाता है। किस किस की, जिंक, आयरन, कॉपर एंड लेड, और भी मेटल्स है तो उनकी रिएक्टिविटी को हम सिर्फ बर्निंग के बेस पे नहीं जज कर सकते हैं। Let us see some more reactions to arrive at a conclusion about order of reactivity of these metals। तो जो बाकी के ये जो हमारे मेटल्स हैं उनकी रिएक्टिविटी को समझने के लिए हम कुछ और रिएक्शंस देखते हैं ताकि हमें उनकी रिएक्टिविटी के बारे में पता चल जाए। What happens when metal react with water? तो अब हम क्या देखने वाले हैं, मेटल्स की रिएक्शन देखेंगे वाटर के साथ में। इससे पहले हमने क्या देखा था, मेटल की रिएक्शन देखी थी एयर या फिर ऑक्सीजन के साथ में। तो अब हमारे पास क्या है, एक्टिविटी 3.10 है। तो इसमें भी क्या है, हमारा टीचर की असिस्टेंस लगेगी, हेल्प चाहिए होगी। तो इसमें क्या बोला गया है, कलेक्ट दी सैम्पल्स ऑफ सेम मेटल्स एज इन एक्टिविटी 3.9। यानी कि एक्टिविटी 3.9 में जो भी हमने मेटल्स लिए थे, सेम मेटल्स के सैम्पल्स हमें यहाँ पे भी कलेक्ट करने हैं। पुट स्मॉल पीसेज ऑफ सैम्पल सेपरेटली इन बीकर्स हाफ फिल्ड विद कोल्ड वाटर। अब क्या करना है, हमें कोल्ड वाटर लेना है और उसको बीकर में डाल देना है। कितना भरना है उसको, हाफ, यानी बीकर हाफ फिल्ड हो जाए इतना कोल्ड वाटर उसमें डालना है। और फिर इसके बाद में छोटे छोटे जो हमारे छोटे छोटे पीसेस थे, सैंपल जो भी हमने कलेक्ट करे थे मेटल्स के, उसको इन बीकर्स में सेपरेटली डाल देना है। विच मेटल रिएक्टेड विद कोल्ड वाटर? तो कोल्ड वाटर के साथ में कौन सा मेटल ने क्या करा है, रिएक्शन करी है।
अरेंज दैम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी विद कूल वाटर, और उनको क्या कर देना है हमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, मतलब कोल्ड वाटर के साथ में जिसने जितनी तेज़ी के साथ में रिएक्शन करी है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें लगा देना है। डिड एनी मेटल प्रोड्यूस फायर ऑन वाटर, क्या कोई ऐसा मेटल है जिसने क्या करा, पानी के ऊपर आग लगा दी है। डज एनी मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग आफ्टर सम टाइम, क्या कोई ऐसा मेटल है जो कुछ टाइम बाद क्या है, फ्लोट होना शुरू हो गया है। पुट द मेटल दैट डिड नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर इन बीकर्स हाफ फिल्ड विद हॉट वाटर, अब ऐसे भी कुछ मेटल्स हुए होंगे जो कोल्ड वाटर के साथ में जिन्होंने रिएक्शन नहीं की होगी, तो अब हमें क्या काम करना है, हमें बीकर लेना है और उसको गर्म वाटर से फिल कर देना, हाफ फिल कर देना है, और उसके अंदर वो मेटल्स डाल देने हैं जो कोल्ड वाटर के साथ में जिन्होंने रिएक्शन नहीं दिखाई। For the metals that did not react with hot water, arrange the apparatus as shown in figure 3.3 and observe their reaction with steam. अब ऐसे भी मेटल्स होंगे जिन्होंने हॉट वाटर के साथ में भी रिएक्शन नहीं दिखाई होगी, तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम स्टीम लेंगे। ठीक है, तो जैसे हमारा फिगर 3.3 में एपरेटस अरेंज कर रखा है वैसे हमें करना है, और वहाँ पर उन मेटल्स की रिएक्शन हमें स्टीम के साथ में करानी है। विच मेटल डिड नॉट रिएक्ट इवन विद स्टीम, अब ऐसे भी मेटल्स होगा जो स्टीम के साथ में जिसने रिएक्शन नहीं की होगी, तो वो हमें पता करना है। अरेंज द मेटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी वाटर, अब हमें क्या करना है, मेटल के साथ वाटर के साथ में जो मेटल्स हैं उन्होंने रिएक्शन करी होगी, तो उसको उन रिएक्शंस को, मतलब मेटल्स की जो रिएक्टिविटी है उसको हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। अब ये हमारा एपरेटस हो गया जो इन्होंने सेट किया था। ठीक है, तो एक बार इसको समझ लेते हैं। ये हमारा बर्नर हो गया, ये ग्लास बोल सोक्ड इन वाटर हो गया, एंड ये हमारा मेटल का सैंपल हो गया। ठीक है, यहाँ पर स्टैंड हो गया, ये कॉक है, एंड ये डिलीवरी ट्यूब है, एंड ये डाउन, ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर कलेक्ट हो रही है, और इसके अंदर क्या था, पानी था। तो यहाँ पर ग्लास बोल सोक्ड इन वाटर क्यों रखा गया है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमारा मेटल का सैंपल है इसको हमें स्टीम के साथ में क्या कराना है, रिएक्ट कराना है। तो ये जो हमारे ग्लास बोल इसके अंदर पानी है, तो ये यहाँ पे बर्नर रखा हुआ है, तो जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, किस में चेंज होगा, स्टीम में चेंज होगा। स्टीम में चेंज होकर वो यहाँ पर जाएगा, तो ये इसके साथ में रिएक्शन करेगा। फिर यहाँ से क्या है, जो भी हमारे पास में प्रोडक्ट होगा वो इस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू इधर जा रहा है, जो भी गैसेस प्रोडक्ट हमें मिलेगा। मेटल रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस ए मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, तो जो हमारे मेटल्स हैं वो वाटर के साथ में रिएक्ट करेंगे और किसकी फॉर्मेशन करेंगे, मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन करेंगे और हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन करेंगे। मेटल ऑक्साइड दैट आर सॉल्युबल इन वाटर डिजॉल्व इन इट टू फर्दर फॉर्म अ मेटल हाइड्रोक्साइड, और जो मेटल्स पानी में सॉल्युबल होते हैं, जो डिजॉल्व हो जाते हैं, वो क्या करेंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करेंगे। बट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, लेकिन सारे मेटल्स क्या हैं, वाटर के साथ में रिएक्शन नहीं शो करते हैं। तो मेटल वाटर के साथ में अगर रिएक्ट कर रहा है तो वो मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन करेगा। और अगर हमारा अगर जो मेटल ऑक्साइड है वो पानी में सॉल्युबल है, तो वो पानी में डिज़ोल्व होने के बाद मेटल हाइड्रोक्साइड में चेंज हो जाएगा। मेटल्स लाइक पोटाशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर। मेटल्स अब जैसे पोटाशियम है, सोडियम है, जो कि सॉफ्ट मेटल्स हैं जिनको हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं, वो कोल्ड वाटर के साथ में वायलेंटली रिएक्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि बहुत तेज़ी के साथ में क्या करेंगे, वो रिएक्शन करेंगे। इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम द रिएक्शन इज सो वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक दैट द इवॉल्व्ड हाइड्रोजन इमीडिएटली कैचेस फायर। अब क्या होता है, सोडियम और पोटाशियम क्या कर रहे हैं, कोल्ड वाटर के साथ एकदम बहुत तेज़ी के साथ में वायलेंटली रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये जो रिएक्शन इतनी ज़्यादा वायलेंट होती है, इतनी ज़्यादा एनर्जेटिक होती है कि वहाँ पर हीट जनरेट होती है, और ये कैसी रिएक्शन बन जाती है, मेरे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हमारे पास दो तरीके की रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जिसमें हीट हमें खुद से देनी पड़ती है। तो ये रिएक्शन इतनी ज़्यादा वायलेंट हो जाती है और एक्सोथर्मिक हो जाती है कि जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है वो तुरंत ही आग पकड़ लेती है। जैसे हमारी रिएक्शन होगी पोटाशियम विद वाटर, तो यहाँ से पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है, हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन हो रही है, साथ में हीट एनर्जी की भी फॉर्मेशन हो रही है। तो ये जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो क्या कर देगी, इस हाइड्रोजन गैस में हाइड्रोजन गैस को क्या कर देगी, बर्न करना शुरू कर देगी, और वहाँ पर क्या है, आग लग जाएगी। सेम चीज़ हमारी सोडियम के साथ में होगी, तो सेम रिएक्शन यहाँ पर ये दे रखी है।
द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज़ लेस वायलेंट। अब हमारे पास दूसरा मेटल है कैल्शियम। तो जब कैल्शियम को पानी के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो वो सेम नहीं होती जैसे सोडियम एंड पोटाशियम के केस में था। कैल्शियम की जो रिएक्शन होती है वाटर के साथ में वो कम वायलेंट होती है, इतनी ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं होती है। द हीट इवॉल्व इज़ नॉट सफिशेंट फॉर हाइड्रोजन गैस टू कैच फायर। अब यहाँ से जो हीट निकलेगी यानी कि रिएक्शन भी क्या हमारी एक्सोथर्मिक है, लेकिन यहाँ से जो हीट निकलेगी वो इतनी नहीं होगी जो हाइड्रोजन गैस में आग लग जाए। ठीक है, तो ये हमारे कैल्शियम के साथ में वाटर ने रिएक्शन करी तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन हो रही है। कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज द बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल। अब यहाँ पे क्या होगा, जो हाइड्रोजन गैस है उसमें फायर नहीं लगेगी तो कैल्शियम क्या करेगा, फ्लोट करना शुरू कर देगा। यानी कि जैसे हमने कैल्शियम का मेटल डाला पानी में वैसी क्या रिएक्शन होगी वाटर एंड कैल्शियम की, तो वो क्या होगा, जैसे ही उसकी रिएक्शन होगी कैल्शियम पानी की सरफेस के ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देगा। फ्लोट क्यों करेगा, क्योंकि कैल्शियम के मेटल के साथ में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस जो फॉर्म हो रही है वो उससे स्टिक हो जाएगी। अब हाइड्रोजन गैस स्टिक होने के कारण क्या है, वो जो हमारा कैल्शियम का मेटल है वो फ्लोट करने लग जाएगा कहाँ पर, पानी के सरफेस के ऊपर। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। अब मैग्नीशियम क्या है, कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्शन करता ही नहीं है। इट रिएक्ट विथ हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। अब भी किसके साथ में रिएक्शन करता है, हॉट वाटर के साथ में रिएक्शन करता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन की फॉर्मेशन करता है। इट ऑल्सो स्टार्ट्स फ्लोटिंग ड्यू टू बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिकिंग टू इट्स सरफेस। तो ये भी क्या करेगा, फ्लोट होना शुरू कर देगा। क्यों, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस के बबल्स हैं वो इसके सरफेस से स्टिक हुए हैं। तो सेम चीज़ होगा जो हमारे कैल्शियम के साथ में हुआ था वो भी इधर ही होगा। बस इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है कि ये हमारा क्या है, कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा, लेकिन मैग्नीशियम हमारा कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्शन नहीं करेगा। ये सिर्फ किसके साथ करेगा रिएक्शन, हॉट वाटर के साथ में करेगा। मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक डू नॉट रिएक्ट ईदर विद कोल्ड और हॉट वाटर। अब कुछ और मेटल्स हैं जैसे हमारा एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया। अब ये ना कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्शन करते हैं ना ही हॉट वाटर के साथ में रिएक्शन करते हैं, बट दे रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। लेकिन ये किसके साथ में रिएक्ट कर जाते हैं, स्टीम के साथ में रिएक्शन कर जाते हैं और वहाँ से मेटेलिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन करते हैं। तो रिएक्शंस कहाँ है हमारी, ये हो गई हमारी रिएक्शंस। एल्यूमिनियम जो वाटर के स्टीम के साथ में क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होगी। सेम हमारा आयरन के लिए भी रिएक्शन दे रखी है। मेटल सच एस लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। अब क्या है, कुछ मेटल्स हैं जो पानी के साथ में रिएक्शन शो ही नहीं करते हैं, जैसे हमारा लेड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया। ये पानी के साथ में रिएक्शन शो नहीं करते हैं, चाहे पानी हॉट हो, कोल्ड हो, चाहे स्टीम हो। अब हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड्स। तो हमने मेटल की रिएक्शन एयर के साथ में देखी, वाटर के साथ में देखी, और अब हमारे पास है एसिड, यानी कि मेटल्स एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। तो यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव ए सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारे मेटल्स हैं वो एसिड के साथ में रिएक्ट कर किसकी फॉर्मेशन करते हैं, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये हमारी जर्नल इक्वेशन हो गई कि मेटल्स डाइल्यूट एसिड के साथ में सॉल्ट एंड हाइड्रोजन की फॉर्मेशन करते हैं। बट डू ऑल मेटल्स रिएक्ट इन द सेम मैनर, लेट अस फाइंड आउट। तो अब हमें क्या देखना है कि क्या सारे मेटल्स इसी तरीके से रिएक्शन शो करते हैं। तो ये हम देखेंगे एक्टिविटी 3.11 से। कलेक्ट ऑल मेटल सैम्पल्स एक्सेप्ट सोडियम और पोटाशियम अगेन। अब हमें क्या करना है, सारे मेटल्स को कलेक्ट करना है, किसके सिवा, सोडियम एंड पोटाशियम, यानी कि सोडियम एंड पोटाशियम को छोड़कर जितने भी हमारे मेटल्स के सैंपल्स हैं उसे हमें क्या करना है, कलेक्ट करना है। इफ़ द सैंपल आर टार्निश्ड रब देम क्लीन विद द सैंड पेपर। अगर हमारे जो सैंपल्स हैं वो टार्निश हो गए हैं यानी कि काले पड़ गए हैं, उसके ऊपर कोरोशन वगैरह थोड़ा सा भी लग गया है, तो उसको हमें क्या करना है, सैंड पेपर की मदद से रब करके क्लीन कर देना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है कि डू नॉट टेक सोडियम एंड पोटाशियम एज दे रिएक्ट विग्रेसली इवन विथ कोल्ड वाटर। अब हमें सोडियम एंड पोटाशियम क्यों नहीं लेना है, क्योंकि उनकी रिएक्शन बहुत ज़्यादा विग्रस होती है, एक्सोथर्मिक होती है कोल्ड वाटर के साथ ही, तो उसकी रिएक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इसीलिए हमें उनको इग्नोर करना है, उन्हें नहीं लेना है। पुट द सैम्पल सेपरेटली इन द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हमें क्या काम करना है,
हमें टेस्ट ट्यूब्स लेनी है, हमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है और हर एक सैंपल को उन टेस्ट ट्यूब में डाल देना है। सस्पेंड थर्मोमीटर इन द टेस्ट ट्यूब सो दैट देयर बल्ब्स आर डिप्ड इन द एसिड। तो अब हमें क्या करना है, थर्मोमीटर लेना और टेस्ट ट्यूब्स के अंदर सस्पेंड टांग देना है ताकि उनका जो सिर्फ बल्ब है वो एसिड के अंदर डिप रहे। ऑब्जर्व द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स केयरफुली। तो हमें क्या करना है, बबल्स की फॉर्मेशन होगी तो उसको बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। कौन से गैस के बबल्स की फॉर्मेशन होगी, हाइड्रोजन गैस के बबल्स की फॉर्मेशन होगी, तो हमें उस रेट ऑफ फॉर्मेशन को बहुत ध्यान से केयरफुली एग्जामिन करना है। विच मेटल रिएक्टिव विग्रेसली विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और कौन सा मेटल है जो क्या बहुत ज़्यादा विग्रेसली एनर्जेटिक वे में क्या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है। विद विच मेटल डिड यू रिकॉर्ड द हाइस्ट टेम्परेचर। और कौन सा मेटल है जिसके साथ में रिएक्शन करने से हाइस्ट टेम्परेचर यानी कि जो सबसे ज़्यादा एक्सोथर्मिक या फिर हीट रिलीज कर रहा है। अरेंज द मेटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर रिएक्टिविटी डाइल्यूट एसिड। अब डाइल्यूट एसिड के साथ में जो मेटल्स हैं उन्होंने रिएक्शन शो करी तो उनको हमें अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। राइट इक्वेशन फॉर रिएक्शंस ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हमें क्या करना है, रिएक्शंस लिखनी है इन सारे मेटल्स के लिए, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड जिंक। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन ए मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। अब क्या है, अभी हमने भी देखा कि जब एसिड के साथ में मेटल्स रिएक्ट करते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन, सॉल्ट की फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन हाइड्रोजन गैस कब इवॉल्व नहीं होती है, जब मेटल हमारा नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्ट करता है, ठीक है। जब हमारा जो मेटल है यानी कि HNO3 जो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है उसके साथ में रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस क्या है, इवॉल्व नहीं होती है। इट इज़ बिकॉज, अब ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा ऐसा इसलिए होता है, इट इज़ बिकॉज HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि जो हमारा HNO3 है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इट ऑक्सीडाइज द H2 produced water and itself get reduced to any of the nitrogen oxides। ठीक, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि जो हमारा नाइट्रिक एसिड है वो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ क्यों नहीं करता है। तो हाइड्रोजन गैस क्यों रिलीज़ नहीं करता है हमारा नाइट्रिक एसिड, मेटल्स जब नाइट्रिक एसिड के साथ में उसको क्या कराया जाता है, रिएक्ट कराया जाता है, क्यों, क्योंकि जो हमारा HNO3 है नाइट्रिक एसिड है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है वो HNO3 के थ्रू, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑक्सीजन डोनेट करेगा, तो वो क्या करेगा, जो ऑक्सीजन डोनेट करेगा वो इस हाइड्रोजन गैस के साथ में, क्योंकि जो फॉर्म हो रही है ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर वाटर की फॉर्मेशन करेगा और खुद वो क्या है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। दोबारा देखिए, जो हमारा मेटल्स हैं वो जब नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है रिएक्शन से वो वाटर में चेंज हो जाती है, क्योंकि हमारा जो HNO3 वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो हमारा ऑक्सीजन को क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो ये जो ऑक्सीजन है हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट कर वाटर की फॉर्मेशन कर देगी और वो नाइट्रोजन ऑक्साइड की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो इस कारण से हमारा क्या हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं हो पाती है। बट मैग्नीशियम एंड मैग्नीज रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। लेकिन मैग्नीशियम और मैग्नीज ऐसे ये दो मेटल्स हैं जो क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट 1% एसिड जो होता है, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या है डाइल्यूट किया गया है, उस केस में ये क्या है हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। यानी कि बहुत ज़्यादा डाइल्यूट अमाउंट में जब होगा तो इसकी जो हमारी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ है वो सप्रेस्ड हो जाएंगी और वहाँ पर उस केस में क्या है ये हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। किन मेटल्स के साथ में करेगा, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज के साथ में। तो मैग्नीशियम एंड मैग्नीज के साथ में क्या करेगा, ये HNO3 हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन कर देगा। लेकिन क्या है बाकी जो हमारे मेटल्स है उसके साथ में ऐसा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि HNO3 हमारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है उसको वाटर में ऑक्सीडाइज कर देता है और ख़ुद वो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में चेंज हो जाता है, चाहे वो N2O हो, चाहे NO हो या फिर NO2 हो। You must have observed in activity 3.11
दैट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स वॉज फास्टर इन द केस ऑफ मैग्नीशियम। अब हमने एक्टिविटी 3.11 जब परफॉर्म की होगी तो वहाँ से हमने क्या देखा था कि जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है बबल की वो सबसे ज़्यादा किसके केस में थी, फास्टेस्ट किस में थी, मैग्नीशियम के केस में थी। द रिएक्शन वाज ऑल्सो द मोस्ट एक्सोथर्मिक इन केस। अब ये जो रिएक्शन थी मैग्नीशियम के साथ में ये फास्टेस्ट भी थी और साथ साथ में सबसे ज़्यादा एक्सोथर्मिक भी थी। द रिएक्टिविटी डिक्रीज इन दी ऑर्डर। अब जो रिएक्टिविटी है वो किस ऑर्डर में डिक्रीज हो रही है, सबसे ज़्यादा हमारे मैग्नीशियम की है, फिर इससे कम एल्यूमिनियम की है, फिर इससे कम जिंक की है, सबसे कम हमारी आयरन की है। इन द केस ऑफ कॉपर नो बबल्स वर सीन एंड द टेम्परेचर ऑल्सो रिमेन अनचेंज। अब कॉपर के केस में क्या था, हमें कोई भी बबल्स देखने को नहीं मिले थे और जो टेम्परेचर था उसमें भी कोई चेंज हमें देखने को नहीं मिले। तो ये क्या दिखाता है कि जो हमारा कॉपर है वो रिएक्ट नहीं करता है किसके साथ में, HCl के साथ में, यानी कि कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में वो क्या है, रिएक्शन शो नहीं करता है। अब आता है हमारे पास एक्वा रीजिया। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा, एक्वा रीजियम। तो लैटिन जो ये हमारा एक्वा रीजिया है क्या, लैटिन वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, रॉयल वाटर है। तो ये कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हम इसको ये देखते हैं। तो एक्वा रीजिया इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द रेशो ऑफ 3:1। तो एक्वा रीजिया क्या है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड है, यानी कि तुरंत की तुरंत बनाया जाता है। इसको कैसे बनाया जाता है, कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लेकर और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को लेके, और किस अमाउंट में होना चाहिए, 3:1 की फॉर्म में, 3:1 की अमाउंट में होना चाहिए। यानी कि जो हमारा कंसनट्रेटेड HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसकी वॉल्यूम 3 होनी चाहिए और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की जो वॉल्यूम है वो 1 होनी चाहिए। सपोज हमने 1 लीटर कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लिया तो एक्वा रीजिया बनाने के लिए हमें 3 लीटर्स कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना पड़ेगा। यानी कि जितना कंसनट्रेशन हम जितनी अमाउंट हम नाइट्रिक एसिड की ले रहे हैं उसका 3 गुना, ठीक है, थ्राइस टाइम हमें क्या लेना है, HCl का लेना है। इट कैन डिजॉल्व गोल्ड इवन दो नीदर ऑफ दिस एसिड कैन डू सो अलोन। अब कोई भी ऐसा एसिड नहीं है जो गोल्ड को डिजॉल्व कर दे, लेकिन एक्वा रीजिया एक ऐसा इकलौता हमारा क्या है, सॉल्यूशन है जो क्या है, गोल्ड को भी डिजॉल्व कर देता है। तो एक्वा रीजिया इज़ हाईली कोरोसिव, यानी एक्वा रीजिया क्या है, हाईली कोरोसिव, यानी कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है, और फ्यूमिंग लिक्विड है, यानी उसमें से एकदम धुआं सा निकलता रहता है। इट इज़ वन ऑफ द फ्यू रिएजेंट्स दैट इज़ एबल टू डिजॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम। अब ये एक मतलब ऐसे कुछ ही रिएजेंट्स हैं जो क्या करते हैं, गोल्ड एंड प्लैटिनम को भी डिसॉल्व करते हैं। ठीक है, तो उसमें से एक ऐसा ये रिएजेंट है जो क्या करता है, जिसके पास एबिलिटी है कि वो गोल्ड एंड प्लैटिनम को भी डिसॉल्व कर ले अपने अंदर, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, रॉयल वाटर। गोल्ड एंड प्लैटिनम हमारे क्या हैं, प्रीशियस मेटल्स हैं, ये किसी भी एसिड में डिसॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन जो हमारा एक्वा रीजिया है उस सोल्यूशन में ये डिसॉल्व हो जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।